हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे। तो इसमें हम ये पार्ट 1 में सीखेंगे कि जो हमारे कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, ये किस तरह से यौगिक का निर्माण करते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं और इनके अपरूप क्या क्या है। इन सभी बिंदुओं पर इस पार्ट 1 वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको इससे जुड़े हुए और भी अध्यायों को देखना है, सभी कक्षाओं को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे हर विषय के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जहाँ पे जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको बेहतर लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक को देखते हैं। तो कार्बन और उसके यौगिक में हम कार्बन के बारे में मुख्यतः थोड़ा जान लेते हैं। तो जो कार्बन होते हैं वो हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं वो सहसंयोजिक आबंध के द्वारा वो तत्वों से जुड़ते हैं और एक बंध का निर्माण करते हैं, जिससे कार्बन क्या होता है कि वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये हमारे प्राकृतिक में वायुमंडल में कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः हम देखते हैं हमारे सामने तो बहुत सारे यौगिक हमको कार्बन के मिल जाते हैं। ऐसे कार्बन को देखते हैं तो कार्बन जो है कि एक हमारा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 होते हैं। परमाणु भार जो होता है वह 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा था, तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या इसे संक्षिप्त में पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4 होते हैं। तो जो कार्बन है उनको जब हम लिखते हैं तो ये हमारा मान लीजिए नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन नाभिक के बाहर ये कक्ष होते हैं। तो पहला कक्ष में हम जानते हैं के होता है, दूसरा हमारा एल होता है। तो के में एक सब सेल होता है एस, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल में जबकि एस और पी होते हैं, तो एस 2 पी 6, तो एल में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। तो इस तरह से कार्बन जो होते हैं, अगर तो कार्बन को हम देखते हैं तो यहाँ तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 4 रह जाते हैं। कार्बन के लास्ट बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। कार्बन की संयोजकता क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। और वही जो 4 संयोजकता और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करके वो सहसंयोजक आबंध बनाते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक तत्व के रूप में कार्बन का अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए समझने के लिए अब हम क्रियाकलाप 4.1 को देखते हैं। सुबह से आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया अथवा उपभोग किया, उपयोग का मतलब होता है हमने जो यूज किया वो उपयोग हो गया, और जिसका हमने खाया, ख़त्म किया या उपभोग किए वो हमारा उपभोग कहलाता है। इनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची से मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी में के उपयुक्त स्तंभों में रखिए। अब जैसे देखिए, हमको सारणी बना लेना है। धातु से बनी वस्तुएं, कांच अथवा मिट्टी की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं। तो जब ये दोनों वस्तुओं को हम छोड़कर अन्य में देखेंगे तो अधिकांश ऐसे हमको यौगिक मिलते हैं जो कार्बन के बने होते हैं। आपके द्वारा भरी गई उपरोक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश जो वस्तुएं हैं वो
कार्बन के यौगिक से बनी है। अब हम आगे देखते हैं, इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से उपयुक्त यौगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। तो जो हमारे भोजन है, कपड़े हैं, दवाएं हैं, पुस्तकें हैं या अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो सर्वतोमुखी कार्बन पर ही आधारित होती है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सभी सजीव होते हैं उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो भी कार्बन पर निर्भर रहते हैं। और भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तक, ये सभी जो वस्तुएं होती हैं ये भी कार्बन पर आधारित होती है। भूपर पट्टी वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। तो भूपर पट्टी और वायुमंडल में जो होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होते हैं। भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। तो कितना कार्बन उपस्थित है भूपर पट्टी पर? तो 0.02%। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। और हमारा जो वायुमंडल है उसमें 0.03% कार्बन उपस्थित है। प्राकृतिक में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। तो कार्बन जो होते हैं कि इतना अल्प मात्रा में वायुमंडल में और जो भूपर पट्टी पर है पाने के बावजूद ये बहुत सारे जो होते हैं ये यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये इसलिए निर्माण करते हैं कि कार्बन जो होते हैं वो सहसंयोजी जो आबंध होते हैं उसके द्वारा जुड़कर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब हम आगे 4.1 में कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। तो आबंधन क्या होते हैं? तो हम मुख्यतः आबंधन जो होते हैं इसे रासायनिक आबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध कहते हैं। तो रासायनिक जो आबंध होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है आयनिक आबंध। क्या होता है? आयनिक आबंध। दूसरा हमारा हो जाता है सहसंयोजक आबंध। तीसरा हमारा हो जाता है उप सहसंयोजक आबंध। तो ये 3 जो होते हैं कि वो रासायनिक बंध होते हैं, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधक, उप संयोजक बंधन। तो जो आयनिक होते हैं जैसे हम मान लीजिए सोडियम को लिखते हैं और सोडियम और क्लोराइड को, तो देखिए सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। क्लोरीन को जब हम लेते हैं तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम से ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है? ये स्टेबल हो जाता है और ये आर्गन बन जाता है। लेकिन सोडियम एक त्याग के क्या बन जाता है? नियॉन बन जाता है। तो ये दोनों जो होते हैं कि अष्टक पूरा कर अपना अक्रिय गैस की प्रवृत्ति लेना चाहते हैं। तो जब ये आपस में 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या आयनों के मध्य में जो आकर्षण के बल द्वारा जुड़े रहते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आयनिक आबंध कहलाता है। तो तब ये NaCl का निर्माण करते हैं। तो ये जो होते हैं आयनिक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हमारा दूसरा हो जाता है सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक आबंध क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान साझेदारी से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों को समान साझेदारी से बनते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमने कार्बन को ही लिया, तो कार्बन के कितने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4, 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन के 4 अथी से मिलकर सहसंयोजी करते हैं। क्या करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना देंगे? ये सहसंयोजी बना देंगे। तो इस तरह से देखिए तो हमारे कार्बन के पास कितना हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं और हाइड्रोजन भी 2-2 बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का
साझेदारी हो रहा है और हमारा CH4 बन रहा है, इसे हम लोग मेथेन भी कहते हैं। तो ये क्या है, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक हमारा आता है उप सहसंयोजी बंध। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, लेकिन यहाँ पे असमान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इसमें और सारे बॉन्ड भी आते हैं, जैसे आप सहसंयोजक आबंध को लीजिएगा, सहसंयोजक आबंध को, तो इसमें आते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, दुर्बल बॉन्ड भी आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब जब हम लोग 10+2 में जाएंगे तो वहाँ पे जब हम लोग आबंध के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तो वहाँ हम लोग इन चीज़ों को सीखेंगे। ऐसे हमने थोड़ा सा आपको बता दिया ताकि आपकी जो नॉलेज हो वो बेहतर हो। अब हम इसको सहसंयोजक आबंध को देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पर अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनकी जो गलनांक होती है और क्वथनांक होती है वो उच्च होती है। ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। तो ये विलयन में जो होते हैं अथवा गलित अवस्था है तो क्या करते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। तो जब हम अध्याय 2 को देख रहे थे तो वहाँ हमने सीखा था कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक गलनांकों को जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। तो जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनकी जो क्वथनांक और गलनांक होती है वो आयनिक यौगिकों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। हमने अध्याय 3 में के आंकड़े के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। तो हम कह सकते हैं अध्याय 3 के अनुसार कि जो कार्बन के बीच में जो परमाणु का जो बल, एक परमाणु दूसरे परमाणु पर जो बल लगाते हैं उनका जो आकर्षण बल है वह क्या होता है, तो बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, बल कम होता है आयनिक बल की अपेक्षा। चूँकि ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं और ये अधिकांश जो यौगिक होते हैं क्या होते हैं, तो विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कुचालक का मतलब आप जानते हैं, जिसे विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होती है उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। जैसे रबर, लकड़ी, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी कुचालक में आते हैं। आगे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। तो सहसंयोजक जो आबंध होते हैं अगर वो किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनके बीच की जो आबंध होगी वो कोई आयन उत्पन्न नहीं करती है। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड कर रहा था, कैल्शियम क्लोराइड कर रहा था, H2SO4 ले रहे थे, तो वहाँ पर जब हम कैथोड और एनोड पर देख रहे थे तो क्या हो रहा था कि वहाँ पर आयन जो होते थे कि आयनों की उत्पत्ति हो रही थी। सोडियम आयन बन रहे थे, क्लोरीन आयन बन रहे थे, ऋणायन बन रहे थे, धनायन बन रहे थे, तो वहाँ आयन का निर्माण हो रहा था। लेकिन सहसंयोजक जो आबंध होते हैं उसमें आयन का निर्माण नहीं होता है। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होगा, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देना अर्थात उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहिए या अक्रिय गैस कहिए या इनर्ट गैस कहिए, प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। तो कोई भी तत्व है उसकी जो बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। तो उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं उसी के आधार पर जो तत्व की अभिक्रियाशीलता होती है कि कौन सा तत्व कितना अभिक्रियाशील है ये समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। तो जो बाहरी जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो आयनिक यौगिक क्या करते हैं, तो सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका क्या करते हैं, वो प्राप्त करते हैं या उनको खो देते हैं, या तो ग्रहण करेंगे या त्याग कर देते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में देखा था, तो जब हम सोडियम क्लोराइड के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं वो इसका त्याग कर देते हैं, और क्लोरीन जो होते हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन ले लेता है, और ये तो क्लोरीन ग्रहण करता है, सोडियम त्याग करता है। तो हम जानते हैं कि जो त्याग करता है वो धनायन होता है और जो ग्रहण करता है वो हमारा ऋणायन होता है। तो Na जो होता है वो प्लस हो जाता है, Cl हमारा माइनस हो जाता है। दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और हमारा NaCl का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब Na प्लस लिखने से क्या हो जाएगा, 2 8, और इसकी संयोजकता हो जाती है 2 8 8। तो जो सोडियम होते हैं वो सोडियम जो होते हैं वो नियॉन की संयोजकता प्राप्त कर लेते हैं, और क्लोरीन जो होते हैं वो आर्गन प्राप्त कर लेते हैं। और नियॉन और आर्गन दोनों अक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है। तो हर तत्व जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास होता है वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कार्बन को हमने बताया था, कार्बन के जो बाहरी कोश होते हैं उनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कार्बन है तो 2 और 4 होते हैं, तो 2 तो हीलियम का हो जाता है और 4 क्या होते हैं, कार्बन के बाहरी कक्षा में ये घूमते रहते हैं। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे या खोने होंगे। अब देखिए, कार्बन के जो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अपना अष्टक पुराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अष्टक पुराने के लिए। तो या तो कार्बन के पास 4 है, तो या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये हीलियम प्राप्त कर लेगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये नियॉन प्राप्त कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन खोने में इनको जो होता है कि ये संभव है, बहुत दिक्कत होता है, उच्च ऊर्जा देने पर ये खो सकते हैं, लेकिन ये आपस में 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो कार्बन जो होंगे कि जब 4 इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करेंगे तो ये किसके द्वारा, तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा ये दूसरे तत्वों से अभिक्रिया कर लेते हैं और बंध बना लेते हैं। तो इनको कितने और इलेक्ट्रॉन को, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आगे हम देखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C+ ऋणायन बना सकते हैं। तो जब ये कार्बन जो होंगे अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेंगे तो ग्रहण करते हैं, तो हमने बताया था आपको ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। अगर कार्बन जो होता अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता तो क्या हो जाता, धनायन हो जाता। अगर त्याग कर देता तो धनायन हो जाता, अगर किसी से लेता है ग्रहण करता है तो क्या होता है, ऋणायन होता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। तो जो कार्बन होते हैं वो 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसको धारण करने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए ये धनायन नहीं बनाते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, उसमें भी जो होता है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो होंगे अगर 4 इलेक्ट्रॉन खोना चाहते हैं तो उसमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कंपेयर टू ये लेने में। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। तो जो कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं कि अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपनी इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। तो केवल कार्बन ही नहीं बहुत सारे और अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणु का निर्माण करते हैं।
जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब हमने सोडियम को लिया या आप किसी तत्व को लेते हैं या यौगिक के लेते हैं, मान लीजिए हमने कैल्शियम क्लोराइड को लिया। जब आप कैल्शियम क्लोराइड को लीजिएगा तो हम जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, 2 8 8 2। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। और क्लोरीन का कितना होता है, तो बाहरी कक्षा में जो होते हैं वो 2 8 7, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके इन लोगों के बाहरी कक्षा में होते हैं वही जो होते हैं कि वो साझेदारी करते हैं। ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये नियॉन का हो जाता है और ये क्या है, आर्गन का है। तो ये आर्गन और नियॉन वाले स्टेबल होते हैं और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो होते हैं वो साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। तो अब हम आगे देखते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो साझेदारी करके और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा 2 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर देगा तो कैल्शियम जो होता है C2+ बना लेता है और ये जो होता है कि आर्गन का निष्क्रिय गैस की प्रवृत्ति हासिल कर लेता है। जो क्लोरीन होते हैं वो क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये ऋणायन बनाते हैं और क्या होता है, ये 1 बनाते हैं। इसीलिए मैंने 1 है और यहाँ Cl2 है, मैंने परमाणु 2 है। इसका मतलब है कि कैल्शियम के 2 परमाणु को कार्बन 2 अणुओं द्वारा इसको अच्छी कर लेता है, बॉन्ड कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा जो होता है ये आयनिक बॉन्ड होता है। ये क्या है, हमारा आयनिक बॉन्ड है या आयनिक आबंध है। अगर साझेदारी में देखें तो ये देखिए हमारा कार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, C, अगर इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन के कितने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के एक से अभी की साझेदारी करके क्या बना लेते हैं, कार्बन जो होते हैं कि अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 2 4 और 2 6 और 2 8। तो ये क्या होते हैं, C2 और 6 बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, अब ये हो गया 6 और ये क्या करते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये नियॉन की अक्रिय गैस की प्रवृत्ति हासिल कर 2 8 बना लेती है। तो ये नियॉन की बना लेती है। हाइड्रोजन भी देखिए, यहाँ देखिएगा, जब हाइड्रोजन को देखिएगा तो यहाँ क्या कर रहा है हाइड्रोजन, ये 1 और 1 2, ये हाइड्रोजन के 2 और ये हाइड्रोजन के 2 और ये हाइड्रोजन के 2। तो ये क्या करते हैं, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, हाइड्रोजन के पास 1 था और ये कार्बन के लेकर ये 2 हाइड्रोजन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं। और ये क्या है, तो ये हीलियम हीलियम जो होते हैं डुएट बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन जो होते हैं कि हीलियम की प्रवृत्ति आ जाती है और ये भी उत्कृष्ट गैस की जो बना लेते हैं और विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन हीलियम की, कार्बन जो होते हैं वो नियॉन की बना लेते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ अणुओं को समझते हैं। अब इनको और बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ अणुओं से बने जो हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखिए, इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। तो सबसे सामान्य अणु किसका है, हाइड्रोजन का है, क्योंकि 1 होता है। जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। अतः इसके एक के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तथा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, ये H2 बना लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, HX है, हाइड्रोजन के पास 1 अणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु है। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, आपस में साझेदारी कर लेते हैं 1-1 का और दोनों जो होते हैं कि 2-2 बना लेते हैं। तो ये क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। जो क्या है, तो ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन क्या, ये हीलियम जो होते हैं, हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं
तो ये हीलियम जो होते हैं वो हीलियम जैसी अक्रिय गैस की प्रवृत्ति बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। और क्या करते हैं, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। अब इन चित्रों को हम लोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, या तो आप क्रॉस का चिन्ह लीजिए या आप बिंदु का चिन्ह लीजिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है, तो क्या है, ये हमारा क्रॉस द्वारा दिया हुआ है। अगर हमको इसको बिंदु में लिखना रहता तो क्या होता, एच एक बिंदु दे देते, यहाँ हो जाता एच ये बिंदु दे देते। अब दोनों साझेदारी किया तो देखिए दोनों साझेदारी क्या है, हमारा हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या हो जाता है, एक बिंदु, यहाँ हमारा हो जाता है 2 बिंदु। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया। बिंदु द्वारा हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, तो इस तरह से, और ये ऐसे दर्शाएंगे तो ये हमारा एक्स द्वारा, तो ये हमारा क्रॉस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध आप बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे जो होते हैं तो इन्हें हम लोग एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे एच रेखा एच भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये भी और सभी जगह सामान्यतः हम इसी सूत्र का यूज करेंगे और ये बेहतर होता है, लिखने में भी आसान होता है। इसीलिए हम लोग हर जगह जो होते हैं कि एक एक दर्शाते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसे हम लोग एकल बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल बंध भी कहते हैं, या कहीं कहीं इसको सिंगल बॉन्ड अंग्रेजी में इसको कहते हैं। 1 है तो एकल बॉन्ड सिंगल बंध कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी। क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु Cl2 बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। याद रखिए केवल संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमसे कह रहा है कि क्लोरीन को, तो हम देखते हैं, जैसे अब मान लीजिए हमको क्या करना है, क्लोरीन का। अब क्लोरीन का हम जानते हैं कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17। तो 17 के 2, 8 और 7, ये जो होते हैं क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो 7 हैं, तो ये क्या करेंगे, इनको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तब ये आर्गन को प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एक और Cl लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये जो होंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, 2, 8, 7, ये भी क्लोरीन है, ये भी आर्गन बनाना चाहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे Cl, अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ क्या करेगा, ये जो होंगे ये 7 7 है, तो ये ऐसे आबंध बना लेते हैं। अब देखिए दोनों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दोनों में क्या हो जाते हैं, 8 8, तो दोनों C8 8 बना लेंगे और 2 8 8 बना लेंगे। दोनों जो होते हैं कि आर्गन की प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं, तो क्या बना लेते हैं, Cl2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, Cl2 बना लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध बनाना दिखाई देता है। तो जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में द्विआबंध का बनना दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने कोष होते हैं, तो हम जानते हैं K, L, M, N, ये मुख्यतः कोष हैं। तो K में 2 होते हैं, L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। उसी तरह से जब हम M में देखते हैं तो हमारा कितना हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे, 2, 8, और वहाँ sp_d 18 हो जाते हैं। M में 18 हो जाते हैं और यहाँ हो जाते हैं तो 28 और 14 ये हो जाते हैं। N में जो होते हैं
वो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के में हमारा एल में कितने होते हैं 8, तो एल कोष में 100 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा। क्यों? क्योंकि इसको अष्टक पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और होगी। तो ये क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन जो होते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु से सहसंयोजी आबंध बनाकर ये अपना अष्टक बनाते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या कितने हैं 8 हैं, तथा इसके अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग द्विआबंध बनना कहते हैं। कब? जब ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा द्विआबंध कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है, के में 2 और इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एल को 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु से सहसंयोजी का बंध बनाकर क्या करते हैं, इसके ऑक्सीजन से 2 ये ले लेते हैं और ऑक्सीजन से ही ये ऑक्सीजन इसे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ऑक्सीजन के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों ऑक्सीजन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाते हैं, O2 अणु का निर्माण करते हैं। तो इसे हम लोग डबल जो रेखा होता है, लाइन होता है, उसके द्वारा दर्शाते हैं O। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। जब हम H ये लाइन H लिखे थे तो यहाँ क्या था कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो इसे 0 डबल लाइन 0 लिखेंगे, O डबल लाइन O, या ऑक्सीजन द्विआबंध हो गया। इसे हम लोग अंग्रेजी में डबल बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अब देखिए H2O ये हमारा क्या है, जल के अणु है। अब देखिए जैसे हमको जल के अणु को चित्र करना है, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ये हमारा 6 होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन में 6 होते हैं। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन जो 1 होगा तो ये क्या करेगा कि एक और हाइड्रोजन से, तो इसको इस तरह से अच्छा से लिखते हैं 2। अब ये क्या हो गया 2, यहाँ देखिए 1 और यहाँ देखिए ये 6 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ये यहाँ हाइड्रोजन का 1। अब ये आपस में मिलकर क्या बना देगा, तो ये देखिए अब ऑक्सीजन में कितने हो गए, ऑक्सीजन में 8 हो गए। हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन से 1 लेकर 2 पूरा कर लेगा, सहसंयोजी बना लेगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, तो H2O हो गया। ये हमारा जल का अणु सूत्र है, या इसे हम लोग कह सकते हैं परमाणुओं के बीच में आबंध बनाया गया है। इस अणु में एक आबंध है अथवा द्विआबंध है। तो इस अणु में जो है कि क्या आबंध है, तो एक ही आबंध है। क्या है, एक ही आबंध है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितने होती है, 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 5 होता है। अब देखिए नाइट्रोजन अष्टक बनाने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जब ये
तो नाइट्रोजन जो होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहभागी युग्म बना के ये अपना आबंध पूरा करते हैं। इसे दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दो परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध का बनना कहते हैं। अब हम N2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना तथा इसके त्रिबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया जा सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ नाइट्रोजन में कितने हैं, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, अपना 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या अणु बनाते हैं, N2 अणु बनाते हैं। अब देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो N ट्रिपल लाइन N लिखते हैं, इसको इस बंध के द्वारा दर्शाते हैं या इसे त्रिआबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिआबंध कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ों को देखा। एक देखा कि जो अगर एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होते हैं उसे हम लोग एक आबंध के द्वारा जुड़े रहेंगे उसे हम लोग एकल आबंध कहेंगे। जब दो बंध के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे जो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, जब 1 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा तो वो एकल आबंध, जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा तो द्विपरमाणु या डबल बॉन्ड या कहिए द्विआबंध कहते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉनों का सहभागी या साझेदारी होता है तो वो हमारा त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो होते हैं H2 अणु जब बनाते हैं तो वहाँ एकल आबंध बन रहा था। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं और O2 अणु बनाते हैं तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, इसीलिए वो हमारा द्विआबंध है या डबल बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन जो होते हैं वो अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको साझेदारी करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके वो N2 अणु का निर्माण करते हैं और वो जिसे N2 अणु का निर्माण करते हैं। ये 3 बंध इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, इसीलिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं जिसमें यह दर्शाया गया हो कि जैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई हो। इन अणुओं में 1, 2 एवं 3 कौन सा आबंध होगा। अब हम मीथेन को देखते हैं जो कार्बन का यौगिक है। तो मीथेन जो होते हैं वो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का घटक है। तो CNG में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आप कह दीजिए, आसानी से कहिएगा मीथेन गैस। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। कितना होता है, CH4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन चतुसंयोजक है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1 होती है और कार्बन के 4 संयोजकता होते हैं क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। या सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है लेकिन इनका अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले जो आबंध है वो हमारा सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और सहसंयोजी जो आबंध होते हैं उनके अणुओं के भीतर जो बल होता है वो प्रबल आबंध होता है लेकिन जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है, तो दुर्बल होता है, कमजोर होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। तो जो सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक होते हैं उनके जो बीच क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं और ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्बन के अपरूप। क्या है,
कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के अपरूप तो हम जानते हैं कि कार्बन के अपरूप जो होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं। कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्राकृतिक में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। तो जो हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के ही परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। तो जो हीरे होते हैं उनमें क्या होता है, तो कार्बन के जो प्रत्येक परमाणु होते हैं वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, माने बंधे होते हैं, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु, हीरे कितने से होते हैं, तो 4 से जुड़े होते हैं, हीरे 4 से, जबकि ग्रेफाइट क्या होते हैं, 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। तो जो ग्रेफाइट होते हैं उसमें से एक आबंध क्या होता है, द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारा ग्रेफाइट की संरचना है। अब हम आगे देखते हैं, इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं। इन दोनों गुण संरचनाओं के कारण ही, अलग अलग संरचनाएं होने के कारण ही हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं उनके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। तो जो दोनों के रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं, जबकि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे हीरे होते हैं या ग्रेफाइट होते हैं तो उनके भौतिक गुणधर्म अलग होंगे, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, एक समान होते हैं। हीरा अब तक अज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा है। ये भी आप हमेशा याद रखिएगा, सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। जबकि जो ग्रेफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, तो चिकना और फिसलनशील होते हैं। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो जो हमने जिन अधातुओं का अध्ययन किया था पिछले अध्याय में, तो अधातु जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन हमारा ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। और एक और हमारा होता है शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित सब्जेक्टिंग करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से में अभेदनीय होते हैं। तो ये जो होते हैं शुद्ध कार्बन को अत्यधिक जब हम उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा को क्या करते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं। संश्लेषित जो हीरे होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। फुलेरीन कार्बन अपरूप का एक वर्ण वर्ग है। तो अब हमारा तीसरा जो होता है वो क्या है, तो फुलेरीन है। ये भी कार्बन का अपरूप है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कार्बन का क्या क्या अपरूप है, तो 3 है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरीन नाम दिया गया। उन्हीं के नाम पर इस अणु को क्या नाम दिया गया, फुलेरीन नाम दिया गया। अमेरिकी आर्किटेक्ट थे बकमिस्टर फुलर, उन्हीं द्वारा डिजाइन किया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ, ये हमारा क्या है, बकमिस्टर फुलेरीन की संरचना है फुटबॉल की तरह। इस तरह से अब हम इन प्रश्नों को भी बारे में भी चर्चा करते हैं। तो हमारा प्रश्न है C2 वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो देखिए यह हमारा C है, ये क्या है, कार्बन है। तो हम जानते हैं कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, 4। तो हमने 4 लिख दिया। अब ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 8। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 6 है तो ये देखिए ऑक्सीजन 6, तो देखिए 2 4 और 2 6,
यहाँ देखिए ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन के 6, तो 2 2 4, और ये हमारा क्या हो गया 2 6। अब देखिए ये कार्बन जो है ये क्या करेगा, ये अपना 4 लेकर ये अब कार्बन के पास कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए ये जो होंगे ऑक्सीजन ये क्या करेंगे, ये 4 और 4 8, और ये 4 8, तो ये क्या हो जाएगा, यही मिलकर हमारा क्या बना लेते हैं CO2। ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, या इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं C, यहाँ C ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया, और ये बिंदु संरचना हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस संरचना हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट या बिंदु संरचना। अब हमसे कह रहा है आगे कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो कह रहा है संकेत के लिए कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, तो एक अंगूठी के रूप में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग डिजाइन करना है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो S S S S S S S, अब कितने हो गए 3 6 और हमारा S। अब ये हो गए। अब देखिए सल्फर जो होता है कि हम जानते हैं कि कितना होता है, तो सल्फर के जो परमाणु संख्या होते हैं वो 16 होते हैं। क्या होते हैं 16 होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे 16 होते हैं S के, तो 2 8 और 6, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 2 6, 2 4 2 यहाँ 6। अब ये इस तरह से कर लेगा, इसी तरह से देखिए 2 4 6। अब ये देखिए ये जो होगा कि इस तरह से कर लेगा, इसी तरह से सब जो होंगे वो आपस में। अब यहाँ देखिए 2 4 और 2 6, तो ये जो होगा इससे 8 बना लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 4 6, 2 4 6 8, ये इस तरह से बना लेंगे। 2 यहाँ इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है कि सल्फर के 8 परमाणु का जो होता है ये अणु का इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इस तरह से हमने पार्ट 1 वीडियो के सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लिए। तो हम पार्ट 2 में कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, ये किस तरह से संयोजी का बंध बना के बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं, संतृप्त क्या हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर इस अध्याय से रिलेटेड आपको कहीं समस्या है या किसी चीज़ को समझने में परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।